A very warm welcome to all my dear students on my channel मंजिल of Physics by सौरभ सर। तो आज बात करेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल 2 की। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिफरेंशिएशन को सीखा था, जो कि बेसिक मैथमेटिकल टूल 1 था जो फिजिक्स में यूज किया जाता है। तो वो डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था। आज है इंटीग्रेशन को सीखने का समय। तो इंटीग्रेशन आज पूरा सीखेंगे, कंप्लीट करेंगे। इंटीग्रेशन को देखते हैं क्या होता है। तो आपके 11th क्लास से लेके 11th एज वेल एज 12th एज वेल एज फॉर आईआईटी जेईई मेंस एडवांस एंड फॉर आल्सो नीट, ये आपके कंप्लीट के लिए आपका जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज होगा उसको आज अपन कंप्लीट तरह से सीख लेंगे। ठीक है, दूसरी बात एक कर लें। इंटीग्रेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का वो टॉपिक है जो कि काफी वास्ट डिटेल में है, लेकिन अपने को फिजिक्स में वो इंटीग्रेशन सीखना है जो फिजिक्स में काम आएगा, यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो काम आएगा। तो अपन उतने इंटीग्रेशन को अपन सीखेंगे, उस पर अपन मास्टरी हासिल करेंगे। आओ मिलके सीखें। तो बेटा ये है आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल 2 जो कि फिजिक्स में यूज किया जाता है। नाम है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिएगा बेटा इंटीग्रेशन में क्या है, कैसे है, सारी बातें। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वो चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। तो बेटा इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ये इंटी और एक ही ग्रेशन। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन, ये ग्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस। तो ग्रेशन वर्ड है, इसका मतलब है प्रोसेस या फिनोमेना। ठीक है, और इंटी का जो मतलब है इसके दो मतलब निकल के आते हैं। एक तो मतलब होता है इसका एडिशन, कि भाई हम एडिशन कर रहे हैं, कि दो या दो से ज्यादा फंक्शनों का, दो या दो से ज्यादा चीजों का एडिशन कर रहे हैं, तो वो एडिशन। या इसका एक दूसरा मतलब और होता है कैलकुलेशन ऑफ एरिया, कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तो हम एरिया का भी कैलकुलेशन, कि भाई अपने पास कोई बाउंडेड रीजन दे दिया, उसका एरिया कैलकुलेट करें। तो इसका ये मतलब है इंटीग्रेशन का। तो अपने कॉपी पेन निकालो बेटा, इसको नोट करो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया या प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस साइमल्टेनियसली with a certain limit, then this is called integration। इसको नोट करें मेरे बच्चों। और देखो इंटीग्रेशन इस नाम का नोट कर लिया होगा। तो इंटीग्रेशन क्या चीज है? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा द प्रोसेस ऑफ एडिशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे दिए जाए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, log x, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई फंक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फंक्शंस और कैलकुलेशन ऑफ एरिया, और कैलकुलेशंस ऑफ एरिया, एरिया की कैलकुलेशन की जाए, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अरे इसी को तो इंटीग्रेशन बोलेंगे, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अच्छा साहब, ये इंटीग्रेशन का मतलब है बेटा, इसकी डेफिनेशन में नोट करो। ठीक है, नोट कर ली बेटा डेफिनेशन। आओ मिलके आगे बढ़े। तो इंटीग्रेशन के बाद अगली बात ये आती है इसके अंदर कि कितने टाइप का इंटीग्रेशन होगा। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की अगर बात कर लें, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर लें और उसका आइडेंटिफिकेशन, कि भाई आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें और उसका टाइप कितने होते हैं। तो ध्यान से समझना मेरे बच्चों। सबसे पहले इंटीग्रेशन को भाई किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जो अपन एस बनाते हैं ना, एस को इलोंगेट कर दिया जाए, ये इंटीग्रेशन का साइन है। एस को इलोंगेट कर दो, यही इंटीग्रेशन का साइन है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीग्रेशन कितने टाइप का होगा तो ध्यान से समझते चले जाइएगा बेटा। एक होगा जिसे बोलेंगे अनबाउंडेड इंटीग्रेशन, एक जिसे बोलेंगे अनबाउंडेड इंटीग्रेशन। अनबाउंडेड इंटीग्रेशन को हम, और दूसरा नाम इसका ओपन इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसको ओपन इंटीग्रल। दूसरा देखा जाए और तीसरा देखा जाए तो एक होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, या इसका दूसरा नाम होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन। और तीसरा जो अपने पास होता है ये होता है बाउंडेड इंटीग्रेशन, बाउंडेड इंटीग्रल या बाउंडेड इंटीग्रेशन। अच्छा साहब, तो अनबाउंडेड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि भैया अपन ने एक ये इंटीग्रेशन का साइन बनाया
किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया एफ एक्स डी एक्स, कि भाई किसी फंक्शन को एफ एक्स फंक्शन को डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, यानी इस एफ एक्स फंक्शन का भाई एडिशन कर दिया। इस ओपन इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम एडिशन कर रहे हैं। तो कई बार तो एडिशन को आपने देखा होगा सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, तो आप सिग्मा से डिनोट करो या इससे डिनोट करो, बात एक ही है। दोनों में छोटा सा अंतर ये रहता है कि ये यूज किया जाता है डिस्क्रीट फंक्शनों के लिए, यानी डिस्क्रीट अगर फंक्शन होगा तो यूज करेंगे, और ये सिंबल यूज किया जाता है कंटीन्यूअस फंक्शंस के लिए। ठीक है साहब, तो आओ मिलके देखें। बाउंडेड इंटीग्रेशन का क्या सिंबल रहेगा, ये रहेगा अपने पास एफ एक्स डी एक्स, और यहां रहेगा आपके पास एल एल, और ऊपर लिखा होगा यू एल। एल एल का मतलब क्या है, एल एल का मतलब है लोअर लिमिट, एल एल का मतलब है लोअर लिमिट, यानी कि आपकी जो लिमिट है विद द सर्टेन लिमिट्स आपको इंटीग्रेट करना है। ऐसा नहीं कि कहीं कितना भी एडिशन कर दो, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन करना है। और यूएल का मतलब समझ गए होगे बेटा, अपर लिमिट। यूएल का मतलब क्या है, अपर लिमिट्स। और तीसरा इंटीग्रेशन होता है ये साइक्लिक, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में, एक पूरी साइकिल में इंटीग्रेशन करेंगे। साइकिल का मतलब क्या कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो उसी को बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन, एक साइकिल कंप्लीट करके इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इसका डिनोटेशन है एफ एक्स डी एक्स। ये तीन टाइप के इंटीग्रेशन है बेटा। तो अपने को जो मेनली यूज करने हैं, तो ये अपने काम आएगा अभी 11th में, ये भी काम आएगा अपने 11th में, ये काम आएगा जनरली 12th क्लास में। जब हम 12th में गॉस लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, या एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के अंदर, तो वहां ये वाला इंटीग्रेशन काम आएगा। इसमें भी कई वैरायटी हो सकती है कि इसको एरिया के ऊपर इंटीग्रेट किया जाए, लाइन के साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो खैर अभी अपन जो कन्फाइंड स्टडी करेंगे वो इन दोनों इंटीग्रेशन के लिए करेंगे। सिमिलरली समझेंगे सारी चीजों को, आओ मिलके सीखें। तो इसको नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट किया। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो अपन ने ये देखा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, अब आगे क्या सीखने वाली बात है, तो एक नोट डाल के बात को समझेंगे। नोट डालिएगा और नोट डाल के बात को समझिएगा कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस का मतलब आपने सर बोर्ड पे तो लिख दिया, किताबों में भी ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं। अगर एक साथ आ जाए तो एक दूसरे को छमाछम कर देंगे। छमाछम मतलब कैंसल आउट कर देंगे। देखो कैसे, जैसे मान के चलो अपन ने ना क्या किया, डिफरेंशिएट किया डी अपॉन डी एक्स, कोई फंक्शन अपने पास था, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और उसी का इंटीग्रेशन भी कर दिया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ आ गए, ये पूरा का पूरा आइटम क्षमाक्षम कर देंगे और बचेगा तुम्हारे पास क्या, अकेला फंक्शन। या मान के चलो तुमने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया और बाहर डिफरेंशिएशन भी लगा दिया एक साथ में, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ आ गए, एक दूसरे को क्षमाक्षम कर देंगे, बचेगा तुम्हारे पास अकेला एफ ऑफ एक्स। ये अपने को बात समझ में आनी चाहिए, ये नोट करेंगे नोट डाल के। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो एग्जांपल में कैसे कि भाई मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन तुमने किया है और इंटीग्रेशन एक साथ लगा हुआ है, क्षमाक्षम हो जाएगा, बचेगा अकेला क्या, साइन एक्स बचेगा। या इस तरीके से किया हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन भी कर दिया, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्षमाक्षम हो जाएगा, बचेगा अकेला क्या अपने पास, साइन एक्स। ये वैसी ही बात है जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था। क्या सीखा था डिफरेंशिएशन में कि e की पावर में log आ जाएगा, तो e की पावर में log एक दूसरे को क्षमाक्षम कर देते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे घोर विरोधी होते हैं, अगर e की पावर में log आ जाए तो क्षमाक्षम कर देंगे, यानी कैंसल आउट कर देंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन, इस बात को याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं, अगर एक साथ आ जाएंगे तो एक दूसरे को क्षमाक्षम कर देंगे भाई साहब। चलो साहब आगे बढ़े, आगे की बात करें, इसको नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखना अगली चीज क्या है इंटीग्रेशन के अंदर। अगली चीज है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले।
जैसे मुझको याद है वैसे आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ज्यादातर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो होते हैं जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अच्छा सा, तो मिलके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखते हैं। तो देखना ध्यान से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, हेडिंग डाल देना फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। क्या है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले? सबसे काम का और सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास है x की पावर n डॉट dx। तो ये होता है इसका x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्रोवाइडेड n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू -1 होने से क्या समस्या है सर? तो देखो अगर n की वैल्यू -1 हो जाती है तो होगा क्या, मैं करके बता देता हूं। अगर x की पावर -1 है dx, तो ये क्या करेंगे, x की पावर फॉर्मूला लगाएंगे -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1। अब क्या होगा, x की पावर 0 अपॉन, और ये भी 0। अब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो भाई साहब जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो तो इस बात को जानते हैं, और जो बायो के बच्चे वो इस बात को सुने कि हम पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे कैलकुलस के अंदर ये एक ही चीज सीखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाते हैं। और पूरा खेल इसी बात का है कि डिनोमिनेटर 0 होने से बचाने की कौन कौन सी टेक्निक है, वो सारी टेक्निकों को यूज करके उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चैप्टर पढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए यानी 1/0 हो जाएगा तो आंसर अनंत आ जाएगा, यानी किसी भी चीज का एडिशन इसका अनंत एडिशन आ जाएगा। तो बेसिकली ये काम नहीं करते, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस वजह से ये काम नहीं करते। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो कोई बुराई नहीं है। तो x की पावर n डॉट dx का फॉर्मूला क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1, प्रोवाइडेड n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखें इंटीग्रेशन sin x dx का होता है माइनस cos x। अगला देखें साहब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन cos x dx का होता है sin x, cos x dx का क्या होता है sin x। अगला देखें साहब इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट dx, e की पावर x का बेशरम फंक्शन है, मैंने वहां भी बताया था डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन होता है, यानी e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? नोट करो बेटा, आगे बढ़े। अगला देखो इंटीग्रेशन 1/x डॉट dx, 1/x का होता है log x। अगला देखें इंटीग्रेशन log x का होता है बेटा x log x माइनस x log x माइनस x। अगला देखें साहब इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट का c डॉट dx, तो कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5, c का मतलब कोई कांस्टेंट है 1 2 3 4 5, तो क्या होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट साइंस के साथ डील नहीं करता, उसको बाहर फेंक देगा। तो पहले c को तो बाहर फेंक देगा, इंटीग्रेशन करेगा dx का। अब देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ लगे हैं, ये छमाछम कर देंगे, बचेगा अपने पास अकेला cx। इस तरीके से ये बचेगा cx अकेला अपने पास बचेगा। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, c का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो और ये और वो, तो ये सारी वैल्यूज हैं कांस्टेंट का मतलब। ये बात अपने को समझ में आई है। इन फॉर्मूलाज को नोट करो फिर आगे बढ़े, नोट करो बेटा जल्दी से इन फॉर्मूलाज को, फिर आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। नोट किए? वीडियो को पॉज करके फॉर्मूलाज को नोट कर लो साहब, आगे बढ़ जाएं। अच्छा देखो साहब अगला फॉर्मूला देखो, अच्छा ये देख लिया अपन ने इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा अगला देखें इंटीग्रेशन 0 डॉट dx का, तो 0 का होता है कांस्टेंट, भाई 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, तो ये अपने पास कांस्टेंट हो जाता है। 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 0 का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो वो कांस्टेंट निकल के आ जाता है साहब अपने पास 0 का कांस्टेंट। इतनी बात अपन ने नोट कर ली, जल्दी नोट करो आगे बढ़ जाएं। इतने पोर्शन में कोई डाउट है क्या बेटा? अरे बोलो, ये क्लियर है?
चलो साहब आगे बढ़ते हैं, अगला देखना इंटीग्रेशन। तो अपने पास अगला देखा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। इसको नोट किया। ठीक है, ये अपन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे, ये अपने लिए मोर देन सफिशिएंट फॉर्मूले हैं। वैसे भी अपने जो जनरली जो काम में आने वाला फॉर्मूला है वो x की पावर n डॉट dx वाला फॉर्मूला है। चलो साहब ये अपन ने फॉर्मूले देखे, जैसे मुझको याद है वैसे आपको याद होने चाहिए। कैसे कि इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जहां n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, e की पावर x का e की पावर x, वन अपॉन x का log x, log x का x log x माइनस x। ये अपने पास फॉर्मूले हैं। कांस्टेंट का भाई सी एक्स हो जाएगा, जीरो का कांस्टेंट हो जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूलेज हैं जो अपने को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अच्छा, इनका प्रूफ कब करोगे, 12th के मैथमेटिक्स में जाके इसका प्रूफ करोगे। अभी अपने को डायरेक्ट याद करने हैं और डायरेक्ट यूज भी करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं इस पे। तो क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चंस देखें और उसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चंस तो समझना ध्यान से। मान के चलो क्वेश्चन दिया है तुमको, इंटीग्रेशन करके बता दो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का। तो कैसे करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला सीखा एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का। क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब एन की जगह क्या 2 है, तो एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मान के चलो तो इंटीग्रेशन आ जाए कि x डॉट डी एक्स का करके बता दो। तो x का पावर में कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी x की पावर 2 अपॉन 2। ये आंसर आ गया बेटा। अगला देखें अपन इंटीग्रेशन के, मान के चलो अपने पास इंटीग्रेशन दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस 2 डॉट डी एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं है, पावर माइनस में नेगेटिव, x की n की वैल्यू नेगेटिव में, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर माइनस 2 प्लस वन अपॉन माइनस 2 प्लस वन, यानी ये बन जाएगा x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यानी ये बन जाएगा माइनस वन, और x की पावर माइनस वन को नीचे ले आएंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स, ये बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा यूज में आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो भाई साहब इंटीग्रेशन अपने पास है 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसका करना है अपने को। तो कोई समस्या नहीं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 डॉट डी एक्स, ये पावर ऊपर आ जाएगी बेटा, तो x की पावर माइनस 1/2 डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब क्या किया जाए, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2, n की जगह क्या है माइनस 1/2, तो x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, यानी 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ये बच गया आधा, और ये बचेगा आधा, तो आधा 1/2, 1/2, अरे 2 तो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 1/2, यानी 2 रूट x, ये आंसर आ जाएगा 2 रूट x। नोट करो बेटा इन क्वेश्चनों को, नोट करो बेटा इन क्वेश्चनों को, जैसे ही नोट हो जाए बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट किया, आगे बढ़े, इसको रब कर दो इन क्वेश्चनों को। चलो साहब, तो आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। देखो भाई, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, मान के चलो अपने पास इंटीग्रेशन x की पावर p अपॉन क्यू डॉट डी एक्स, तो कोई समस्या नहीं है। तो x की पावर p अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन p अपॉन क्यू प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर एलसीएम ले लेंगे p प्लस क्यू बाय क्यू अपॉन, और ये भी एलसीएम ले लेंगे p प्लस क्यू बाय क्यू, ये क्या आ जाएगा q ऊपर आ जाएगा बेटा, तो q अपॉन p प्लस क्यू, और x की पावर p प्लस क्यू बाय क्यू। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं साहब, मान के चलो इंटीग्रेशन आ जाए साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और होल डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऐसे करें,
तो घर में अगर मिठाई आती तो सबको बराबर बढ़ती है, उसी तरीके से सारा इंटीग्रेशन सब पे बराबर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन और भाई साहब वो हो log x डॉट डी एक्स, तो log x डॉट डी एक्स। अब क्या करें, sin x का तो हम जानते हैं, अरे इसका तो माइनस cos x होता है, 1 अपॉन x का log x होता है और log x का x log x माइनस x होता है, x log x माइनस x। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये आ गया बेटा आंसर। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को नोट करते जाओ और जिस किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, आपको सारी चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए। नोट किया क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रही हो तो पूछ लो, आगे बढ़ जाएं, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये अपने पास इंटीग्रेशन दिया है करने के लिए, तो डायरेक्ट करके देखें इसका, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 माइनस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x और प्लस cos x का होता है sin x, cos x का हो जाएगा sin x। तो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन e की पावर में log sin x, e की पावर में log sin x डॉट dx। अब हमें एक चीज मालूम है कि अगर e की पावर में log आएगा तो छमाछम हो जाएगा, तो क्या बचा एक्चुअल में ये, तो ये e की से log छमाछम हो गया, बचा अपने पास अकेला sin x डॉट dx। अब तो क्वेश्चन इजी बन गया, sin x का होता है माइनस cos x, ये आंसर आ गया अपने पास बेटा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मान के चलो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है d अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डॉट dx, तो क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e की पावर x का दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, इसकी जगह ले लेते हैं sin x डॉट dx। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ आ गए, घोर विरोधी समाचलन कर देंगे, अकेला क्या बचेगा अपने पास sin x। तो अपने को बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये क्वेश्चन देखे, आओ टाइप 2 वैरायटी के क्वेश्चन देखें। ये टाइप 1 वैरायटी थी बेटा, अगली देखते हैं टाइप 2 वैरायटी। टाइप 2 हेडिंग डाल देना, टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या है, मान के चलो आपके पास कोई y इक्वल्स टू फंक्शन दिया होगा, अब फंक्शन ना f ऑफ ax दिया होगा, अभी तक फंक्शन क्या दिया जा रहा था, y इक्वल टू f ऑफ x टाइप के फंक्शन दिए जा रहे थे, और इंटीग्रेशन बोल देगा कि y डॉट dx करके बता दो, यानी इंटीग्रेशन f ऑफ ax डॉट dx करके बता दो। तो क्या करेंगे, मान के चलो इसका आंसर आता है सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन f डैश ax और a कोई कांस्टेंट है, a जो है ना बेटा ये साथ में कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, तो कांस्टेंट क्या करेगा, ये कांस्टेंट जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, काय में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन में, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो आ जाता है डिवीजन के अंदर। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा डिवीजन के अंदर, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा। अच्छा साहब, तो इसको समझते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी कि मान के चलो ये दिया है अपने को y इक्वल्स टू sin 2x, ये दिया हुआ है sin 2x, ठीक है। अब बोला जाए कि इंटीग्रेशन करके बताओ इंटीग्रेशन sin 2x डॉट dx का, तो हम जानते हैं sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो लिख दो माइनस cos 2x। अब 2 कांस्टेंट डिवाइड में आ जाएगा, ये अपने पास आंसर इस तरीके से हो जाएगा। और क्वेश्चन देखें, मान के चलो इंटीग्रेशन e की पावर 5x डॉट dx, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, अपॉन 5x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगली हेडिंग डालो टाइप 3 क्वेश्चन, ये कांस्टेंट आ गया। अब टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन देखा, टाइप 2 क्वेश्चन देखे, अगली हेडिंग डालना टाइप 3 क्वेश्चन। तो टाइप 3 क्वेश्चन में क्या है बेटा कि मान के चलो y इक्वल टू दिया है
फंक्शन में ए एफ ऑफ एक्स इस तरीके से दिया है और बोल दिया जाए इंटीग्रेशन ए एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स करके बता दो, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक बात समझें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के साथ डील नहीं करता। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा तो उसको पहले उठा के बाहर फेंक देगा, यानी बाहर फेंक के मतलब गायब नहीं कर देगा, बाहर कर देगा इंटीग्रेशन साइन के। और इंटीग्रेशन सब किस बात का होगा? फंक्शन का। तो देखो ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसका? क्वेश्चन से समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है कॉन्सेप्ट, इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि y इक्वल टू अपने पास दिया है 5 और अपने को दे दिया जाए cos x। अब इंटीग्रेशन बोला जाए कि 5 cos x डॉट dx करके बता दो, तो पहले 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x डॉट dx का। cos x का क्या होता है बोलो जल्दी से? sin x, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 5 sin x, ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, टाइप 3 क्वेश्चंस के ऊपर, कि मान के चलो आपके पास दिया है इंटीग्रेशन और ये दिया हुआ है मान के चलो 7 log x, तो 7 log x dx, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 बाहर आ जाएगा और log x का हो जाता है x log x माइनस x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो इंटीग्रेशन 2e की पावर 5x और dx। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें दोनों फंक्शन दोनों चीज एक साथ लग रही है, टाइप 2 भी लग रहा है, टाइप 3 भी लग रहा है। टाइप 2 कैसे लग रहा है कि x के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, और टाइप 3 कैसे लग रहा है? कांस्टेंट बाहर भी मल्टीप्लाई में। तो बाहर पहले 2 को ले लो, इंटीग्रेशन किसका करोगे? e की पावर 5x डॉट dx का करोगे, तो क्या आएगा? 2 इंटू और e की पावर 5x और x के साथ 5 मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। बिल्कुल सही, ये आंसर आ गया अपने पास इस तरीके से। ये देखा अपन ने। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अपन ने करके देखे, और क्वेश्चन करके देखते हैं इस वैरायटी के ऊपर। मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस e की पावर 2x प्लस 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 प्लस, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान के चलो x की पावर 7। ये अपने को दे दिया गया क्वेश्चन, ठीक है साहब, dx। अब क्या किया जाए? तो sin x का हम डायरेक्ट करना जानते हैं। sin x का क्या होता है? माइनस cos x, तो माइनस cos 7x, और x मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट है, और डिवाइड में चला जाएगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा, x की पावर 7 का x की पावर 8 अपॉन 8 आ जाएगा। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। चलो साहब, इंटीग्रेशन मान के चलो ये अपने पास आ रहा है 5x डॉट dx, तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा अकेला x डॉट dx का, तो ये हो जाएगा 5, और x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का क्या हो जाएगा? x की पावर 2/2, x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए अपने को। ये अपन ने करके देखा। तो अपन ने टाइप 3 वैरायटी के क्वेश्चंस भी देख लिए। टाइप 3 क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है साहब, बात अपने को समझ में आई है। नोट करो इन सारे क्वेश्चनों को बेटा, कर लिए नोट, वेरी गुड। टाइप 3 के बाद टाइप 4 क्वेश्चंस देखते हैं। अब टाइप 4 क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा? तो अभी हमने क्या देखा कि जितने भी क्वेश्चंस देखे थे तो उसमें क्या देखा कि सिंपल क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद देखा कि कोई कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई में हो फिर क्या होगा, फिर कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा। अब देखते हैं कि अगर लिमिट लगी हो तो क्या होगा। तो लिमिट लगी हो तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को। मान के चलो क्वेश्चन अपने को दे दिया जाए इस तरीके से कि इंटीग्रेशन x की पावर 2 डॉट dx, x की पावर 2 डॉट dx, और लिमिट लगा दी लेके 1 से लेके 2 तक, ये लिमिट लगा दी। अब लोअर लिमिट 1 लगी है, अपर लिमिट 2 लगी है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को तरीके से समझ लेना कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला आप जानते हो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स की पावर n जैसा क्वेश्चन है ये, तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, x की पावर n का, x की पावर n+1 यानी 3/3, और जो लिमिट लगी है उसको लिख दो। तो ये 1 से लेके 2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं x की जगह, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो ये 1/3 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। अब अपर लिमिट क्या लगी है 2 अपने पास, तो x की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा ये 3, फिर माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, तो 1 की पावर और 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, तो 1/3 और ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -1, और ये हो जाएगा 8 - 1 यानी 7/3।
इस तरीके से आंसर आ जाएगा अपने पास। मान के चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इंटीग्रेशन अपने को दे दिया जाए cos x डॉट dx और ये दे दिया जाए अपने पास 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक दे दिया जाए। तो cos x का अपन जानते हैं क्या होता है, sin x होता है, लेकिन लिमिट लगी हुई है भैया, लिमिट लगी हुई है तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक लिमिट लगी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी साइन 60 डिग्री माइनस साइन और ये 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 डिग्री की -1/2, यानी √3 - 1/2। नोट करो बेटा क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको बेहद तरीके से, अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। नो इशू, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप और वैरायटी के अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो इंटीग्रेशन sin x dx दिया गया है और ये बोल दिया गया 0 से π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, वेरी गुड। तो sin x का तो होता है माइनस cos x, ये अपन जानते हैं, और लिमिट लगी है 0 से π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस अभी बाहर ले लो तो ये हो जाएगा cos π/2 और माइनस cos 0 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस cos π/2 यानी cos 90। cos 90 क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, 0, और माइनस cos 0 क्या होता है, 1। तो अपने पास माइनस माइनस 1 बच गया, ये अपने पास आंसर आ गया। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछो। चलो साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन gm/x² इंटू dx और इनफाइनाइट से लेके r तक दिया हुआ है। gm/x² इनफाइनाइट से लेके r तक, या r से इनफाइनाइट मान लो या इनफाइनाइट से r मान लो, बात एक ही है। इनफाइनाइट से लेके r तक दिया हुआ है, ठीक है साहब। अब क्या किया जाए, इसने बोला सॉल्व करके बताओ। तो हम जानते हैं इसमें जो कैपिटल G है, कैपिटल G 9th क्लास में आपने सुना होगा उस चीज को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने 11th क्लास में सुना होगा कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, यानी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हम इसमें कांस्टेंट क्या है, G कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, स्मॉल मास भी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर ले लो। तो Gm कांस्टेंट है 1/x² और dx इनफाइनाइट से लेके r तक सॉल्व करेंगे बेटा। तो Gm, इसको इंटीग्रेशन ऊपर ले आएंगे, x की पावर -2.dx हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके r तक। इसको और सॉल्व करेंगे तो Gmm, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के साथ डील नहीं करता, उसको बाहर फेंक देता है, तो फेंक दिया उठा के। तो x की पावर -2 का क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये अपने पास इनफाइनाइट से लेके r तक है, ठीक है साहब। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, Gmm, और ये अपने पास -2 + 1 यानी -1, तो -1 अपॉन में -1 आ गया और x की पावर -1 आ गया, और ये इनफाइनाइट से लेके r तक। इसको सॉल्व करें तो Gmm माइनस बाहर ले लें, इस वाले माइनस को बाहर ले लिया, और इसको लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि ऊपर पावर -1 है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, और इनफाइनाइट से लेके r तक। तो क्या बचा, -Gmm, और ये अब अपर लिमिट x की है, पहले अपर लिमिट, तो 1/r -1 और इन्फिनिटी। अरे हम जानते हैं 1/∞ क्या होता है, 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/∞ 0 होता है। 1/∞ की जगह 0 पुट कर देंगे सीधा सीधा, तो अपने पास आंसर क्या बचा, -Gmm/r। ये अपने पास आंसर बचा, माइनस का Gmm/r। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, -Gmm/r। ये अपने पास आंसर बचा। नोट करो बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करो बेटा। आगे बढ़े, क्या ये वैरायटी समझ में आई है कि भाई लिमिट लगा के कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या ये समझ में आया है, बोलो भाई। आगे बढ़ जाए, मैं साइड में हटा हुआ हूं, और क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, आओ मिलके और क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। चलो साहब नोट किया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, मान के चलो कि इंटीग्रेशन के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और कुछ R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट अपने को करना है। ठीक है साहब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को? तो अपने पास जो आएगा, पहले कांस्टेंट बाहर ले लो, तो K कांस्टेंट, Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? कूलम्ब्स लॉ लिखा हुआ है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो Q1 Q2 चार्जेस हैं, बाहर ले लिया इनको, अंदर बचा अपने पास 1/x² और ये अपने पास कुछ R1 से लेके R2। अब 1/x² का अभी इंटीग्रेशन करा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो K Q1 Q2 हमें मालूम है इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है -1/x, सीधा सीधा। अब डायरेक्ट लिखा है मैंने इसमें R1 से लेके R2 तक, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 और ये माइनस लगा हुआ है, अगर मैं माइनस हटाऊं तो लिमिट पलट जाती है, तो 1/x हो जाएगा और लिमिट पलट जाएगी R2 से लेके R1, ये हो जाएगी लिमिट। तो K Q1 Q2 और ये बन जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये अपने पास आंसर आ गया साहब, ये अपने पास आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये टाइप 4 वैरायटी अपन ने देखी, टाइप 4 वैरायटी नोट करो क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगली वैरायटी की ओर बढ़े। अगली वैरायटी की ओर बढ़ते हैं, टाइप 5 क्वेश्चंस देखना। टाइप 5 क्वेश्चंस, अब आगे समझते हैं टाइप 5 क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर, टाइप 5 क्वेश्चन में सिखा जरूर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स में इसका एज सच कहीं कोई यूज नहीं आएगा। जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैथ में काम आएगा ये, फिजिक्स में काम नहीं आएगा। कैसे करते हैं? तो मान के चलो इंटीग्रेशन अपने पास एक फंक्शन दे दिया, एक दूसरा फंक्शन दे दिया gx.dx, अपने से बोला कि भाई इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, कि भाई अपने को दो फंक्शन दे दिए गए और बोला गया कि इंटीग्रेशन करके बताओ। तो कैसे करते हैं? तो जैसे हमने चेन उसमें मल्टीप्लीकेशन रूल सीखा था, ऐसे इसमें भी सीखेंगे। तो इसमें एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ना अपने मन से नहीं मान सकते, इसमें रूल लगता है आईलेट का रूल, आईलेट का रूल लगता है बेटा। आईलेट, आई का मतलब पहले इनवर्स फंक्शन होगा तो उसको फर्स्ट मानोगे, फिर लॉगरिथमिक होगा तो फर्स्ट मानोगे, अलजेब्रिक होगा तो फर्स्ट मानोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो फर्स्ट मानोगे, एक्सपोनेंशियल होगा तो ऐसे कर, इस तरीके से काम करोगे। ये सारे मतलब है इसमें। अब मान के चलो ये अपने पास कोई फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसके होल का dx। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये ना आपके 12th के मैथमेटिक्स में काम आ जाएगा, आराम से 12th में लगाइएगा। इसमें 11th में अपने को काम नहीं करना, फिजिक्स में काम करना ही नहीं है इस पे, बस अपने को आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। मान के चलो x² इंटू साइन एक्स दिया जाए, x² इंटू साइन एक्स dx दिया जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? तो देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट किसको मानोगे, सेकंड किसको मानोगे? तो देखना इसमें एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो अलजेब्रिक पहले है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दोगे x² और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x² का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये sin x का हो जाएगा माइनस cos x और उसके बाद भी इसका होल dx, यानी फिर से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो ये आगे एक लॉन्ग प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसमें पूरा 12th क्लास का काम है। आपके 11th की फिजिक्स में या यूं कह दो फिजिक्स के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा, लेकिन अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। चलो साहब, अब देखना एक चीज इंटीग्रेशन के अंदर,
जितना भी इंटीग्रेशन आपको आईआईटी जी मेंस में, एडवांस में, नीट में, आपके बोर्ड्स में, 11th में, 12th में आपको जो काम आएगा वो पूरा इंटीग्रेशन अपन सीख चुके हैं, विद फॉर्मूले सीख चुके हैं, लॉजिक सीख चुके हैं। इंटीग्रेशन में जो ओपन इंटीग्रेशन था उसका मतलब क्या था कि भाई एडिशन करना, और क्लोज इंटीग्रेशन जो लिमिट के साथ अपन ने सीखा इंटीग्रेशन, उसका मतलब क्या था, एरिया कैलकुलेट करना। यानी अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हो यानी लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो लिमिट लगा के इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। जो आंसर आ रहा है वो एरिया का आंसर आ रहा है, गिवन फंक्शन का एरिया आ रहा है विद इन द प्रॉपर लिमिट। और ओपन इंटीग्रेशन कर रहे हो, बिना लिमिट का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उसका सिंपल मीनिंग होता है एडिशन कर रहे हो। ये अपन इंटीग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया, डिफरेंशिएशन भी कर चुके हैं, इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। आगे के अगले सेक्शन की बात अगले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सारे नोटिफिकेशन जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।